सरलीकरण करने की तरफ हमने कदम उठाए हैं। इसलिए ही जो साडा क्षेत्र बना है, साडा में जो एसडीएम हैं उसके चेयरमैन हैं और उन्हीं के लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। उसी तरीके से जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनके जितने नक्शे पास करने का अधिकार है वो ईओ एमसी को दे रखा है। तो डिसेंट्रलाइज़ किया है, एमसी का एमसी कमिश्नर को दे रखा है। तो जितना डिसेंट्रलाइज़ किया जा सकता है उसको किया है, लेकिन जहाँ भी गुंजाइश है, जैसे अभी तक इसमें अपीलेंट अथॉरिटी सिर्फ सेक्रेटरी होते हैं। हम उनको ये कोशिश करें कि हम डिफरेंट लेवल पे 2-3 लेवल पे फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से हम अपीलेंट अथॉरिटी बनाएं, ताकि लोगों को घर के नज़दीक जो है अगर उनकी कोई ग्रीवेंसीज हैं उसको रिड्रेसल के लिए हम मैकेनिज्म डेवलप कर सकें। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें एक अवेयरनेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि कई जगह पे सड़क पर अगर बड़ा वाहन आ जाता है, तो अगर कोई आदमी पैदल चला है तो पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बची है ना? तो कहने को तो कंट्रोल बिट्स में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं वायलेशन बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो हमें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली भी सड़कें बनानी, सड़कों के किनारे अगर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाए, वो भी व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर आप टू व्हीलर पे भी पास नहीं ले सकें, वो व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली हमें ये तय करना कि हमें विकास तो करना है, लेकिन किस तरह का विकास करना है। अगर हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेंगे, योजनागत तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम उस विकास का सही मायने में फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जितने भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम बनाए गए हैं, ये कहीं न कहीं पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। अगर आप देखते हैं किसी गाँव में आप जाएँगे तो जहाँ आबादी रकबा है या कई जगह उसको लाल डोरा बोलते हैं, किसी पुराने गाँव को आप स्टडी करो। आप देखेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट हुई है, जो पुराने गाँव बसे हैं, वो टीसीपी से भी बेहतर नियमों के तहत बने, लेकिन वो लोगों ने आपसी सहमति से बनाए थे। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने आज़ादी का मतलब ये निकाल दिया कि उन सारे नियमों को जो है दरकिनार करके हमने सारी अव्यवस्था फैलाने का भी काम किया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा पिछले साल जिस तरह से हमें डिजास्टर में नुकसान हुआ, ज़्यादातर नुकसान वहीं हुआ है जहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर थे वो सेफ नहीं थे, गलत जगह बनाए गए थे, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। अगर हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर देंगे, वहाँ पे कहीं हमें कोई अच्छा पार्क नहीं होगा, ग्रीन एरिया नहीं होगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत हम नुकसान कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में किस तरह का बदलाव करना चाहिए? तकनीकी शिक्षा पे में एक तो हमें कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ना है, कि हम छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई है। मैं भी अपने जो टीचर्स थे, अधिकारी थे, उनकी टीम को लेके हम दूसरे राज्यों में भी जाके अभी तेलंगाना में गए थे, उड़ीसा में गए थे। बड़े राज्य हैं वहाँ पे आईटीआई इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है ना? हमें क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है। और दूसरा, हमें जो है नए जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं जिसका मैंने जिक्र किया, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, आपके 3D प्रिंटिंग का है, मैकाट्रॉनिक्स का है, आपका जो इसका ब्लॉकचेन का है, इस तरह के नए कोर्सेज भी हमने शुरू किए हैं, डेटा एनालिसिस का है, डेटा साइंस का है। इन कोर्सेज पे भी हम फोकस कर रहे हैं। और बच्चों को जो बेसिक हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसमें भी हम बेहतर एजुकेशन उनको दे सकें, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। आज हमें जो है एक किस्म का जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों पे ढूँढते-ढूँढते जो है बूढ़े ना हो जाएँ, बल्कि वो स्वरोज़गार को भी अपना सकें, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकें, उस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह की वहाँ पे डायरेक्टरेट नहीं है। हम हर तरह की एक्टिविटीज़ को उसमें शामिल कर सकें, उसकी तरफ शीघ्र ही कदम उठा रहे हैं। सर आईटीआई में सर दिवस की बधाई। सर सरकार को 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और जितने वर्ष सरकार के हुए विपक्ष उतने वर्षों से लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को यही काम जनता ने दिया है कि वो सरकार के विरुद्ध जो है आरोप लगाते रहें, लेकिन प्रजातंत्र में उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो हेल्दी पॉलिटिक्स करें, जहाँ कमियां हैं उनको उजागर करें। लेकिन महज आरोप लगाने के उद्देश्य से आरोप लगाएंगे, उसमें गंभीरता कम होती है। और हमने कभी नहीं कहा कि हमने 10 की 10 गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। हमने कहा है कि 10 में से 6 गारंटियों पे हमने काम करना शुरू किया है। और कौन सी उन 6 में से कोई ऐसी बताओ जिसमें काम शुरू नहीं हुआ है ना? धीरे-धीरे उनको रोल आउट करेंगे। और जब गारंटियाँ दी थी तो 5 साल के लिए गारंटियाँ हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि
1 साल में ही या 2 साल में उनको पूर्ण करना है और हम उनको वेल इन टाइम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह नहीं करेंगे जब महज इलेक्शन को 2 महीने रह गए तो इस तरह से उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। बिना बजट प्रावधान के सैकड़ों संस्थान खोल दिए जिनकी कई जगह ज़रूरत में नहीं थी और जैसे बिजली की, पानी की जो है फ्री करने की बात की, हॉस्पिटल का आज उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। आज हमने ये तय करना है कि हम मिनिमम जो यूजर चार्जेज हैं उनको देकर अच्छी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं या फ्री के चक्करों में फिर जब व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो बाहर हमें वही सर्विसेज जो हैं हायर चार्जेस पे लेके जो है लेनी पड़ती है। तो अगर हमें सस्टेनेबल मॉडल बनाना है तो कुछ यूजर चार्जेस देके हमें जो है वो उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है, जिनको फ्री सर्विसेज देने की ज़रूरत है, हम उन्हीं को दें। जो साधन संपन्न लोग हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, जिनकी करोड़ों लाखों रुपए में इनकम है, उनको बिजली पानी फ्री देने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाते-जाते ये सोचा कि शायद इसकी वजह से उनकी चुनावी जो वैतरणी नदी है उसको हम पार कर लेंगे और दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने उसको भांप लिया कि ये महज चुनावी फायदे के लिए इन्होंने ऐसा किया है। 5 साल तो उनको याद नहीं आई, जब इलेक्शन को 2 महीने रह गए तो इस तरह के शगुफे छोड़ने का काम उन्होंने किया था। लेकिन हम अपनी गारंटियाँ जो है वेल इन टाइम चरणबद्ध तरीके से जैसे-जैसे हम पैसे का भी प्रबंध साथ में कर रहे हैं, उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप बिजली के भी मंत्री हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग